Hello students, this is Anju Pradhan. I am working as a guest lecturer in Government Jaydev Satpathy College, Pasna. As you know, हम लोग व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे, है कि नहीं? यूनिट फर्स्ट के प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो इसी कड़ी में हम आगे का स्टडी करते हैं। देखिए, कल हमने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का अध्ययन किया था। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में आप देख सकते हैं कि प्रबंध का किस प्रकार से नियोजन करना चाहिए, है कि नहीं? प्रबंध के इस नियोजन में आपको ज्ञान है कि प्रबंध पुराने समय में किस प्रकार का होता था, परंतु नए समय में नए नए प्रकार से प्रबंध करना आवश्यक है, इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध का सहारा लिया जा रहा है कि नहीं? देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है? चलिए बताइए। याद आया? F.W. टेलर, है कि नहीं? वो कहाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ था? फिलाडेल्फिया में, और मृत्यु भी वहीं हुई थी, है ना? और उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना? चलिए फिर आगे देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के क्या क्या लाभ है। पहला है उत्पादकता में वृद्धि। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों की कार्यक्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है तथा अधिक कार्य के लिए प्रेरणाएं भी दी जाती है। इस प्रकार देश के श्रम संसाधनों का अच्छा उपयोग संभव हो पाता है। उत्पादकता में वृद्धि देश की प्रगति में सहायक होती है। देखिए, अभी प्रबंध का क्षेत्र बहुत अलग अलग होते जा रहा है, और उत्पादकता में वृद्धि के लिए अगर आप अभी के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो क्या आपका उत्पादन अभी के जो मांग है उसको पूर्ति कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? तो उसी के अनुसार श्रमिकों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए उनको प्रशिक्षण भी देना पड़ता है समय समय पर, और साथ ही साथ उनको मोटिवेट भी करना पड़ता है, ताकि वो मोटिवेट होकर अच्छे से पूरा कार्य कर सकें, है ना? ताकि समय पे हम सप्लाई को मतलब मांग की पूर्ति कर सकें। और साथ साथ देखो, इससे क्या होता है, देश की जो श्रम संसाधनों का अच्छा उपयोग संभव हो पाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वहाँ काम करना चाहता है जहाँ पे अच्छी सुविधा रहती है ना? समय पे ट्रेनिंग देना, सैलरी समय पे देना, साथ साथ किसी वर्ष में बोनस देना, ये सब भी होता है। चलो आगे देखते हैं। दूसरा है लागतों में कमी। देखो, लागतों में कमी क्या होता है? वैज्ञानिक प्रबंध का जब हम उपयोग करते हैं तो मशीनरी तथा श्रम का अच्छा उपयोग संभव बनता है, जिससे उत्पादन लागत प्रति इकाई कम हो जाती है ना? देखो, मशीनरी और श्रम का अच्छा उपयोग संभव हो पाता है। देखिए, पहले क्या होता था, जैसे रोटी बेलना रहता था, तो अभी गुरुद्वारा वगैरह में जो मशीन लगी है रोटी की, तो आप देख सकते हो वो एक समय में 10,000 रोटी भी निकाल देती, मतलब 1 घंटे में 10,000 रोटी भी निकाल देती है। वही 10,000 रोटी बनाने के लिए अगर मैनुअली काम करना पड़ता है तो कितना होता है? बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। तो गुरुद्वारा तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता था, वहाँ लागत की उतनी चिंता नहीं होती, लेकिन कई संस्थानों में जहाँ पर लागत के साथ कार्य होता है वहाँ पे तो ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं? तो वहाँ पर मशीनरी का उपयोग करने से क्या हो, कम समय पे अधिक चीज़ का उत्पादन हो पाता है कि नहीं? इससे क्या होता है, फर्म के लाभ में वृद्धि होती है और समय पे माल सप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी जो भी खाने का आइटम बनता है, चिप्स कुरकुरे वगैरह जो भी, तो उस समय क्या होता है, ये होता है मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे तादाद में सामानों को इकट्ठा करके गोदाम में रख के फिर आगे उत्पादन किया जाता है। चलो आगे देखते हैं लाभों में वृद्धि। लाभों में वृद्धि कैसे होता है? देखो, लाभ में वृद्धि कब होगा? जब आपके लागत में कमी होगा, है ना? तो वैज्ञानिक प्रबंध के कारण लागतों में कमी का प्रभाव
फर्म के लाभों पर भी फर्म के लाभों पर भी पड़ता है। इसके कारण फर्म के लाभों में वृद्धि होती है कि नहीं। देखो, वैज्ञानिक प्रबंध करोगे मतलब शिफ्ट वाइज ड्यूटी करवाना और हर कार्य के लिए किसी एक अलग पर्सन को रखना, और जैसे एक मजदूर को एक ही के द्वारा निर्देश देना, ये सब प्रकार के जो मतलब तरीके हैं ये आपके समय पर उत्पादन में मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है, लागत कम होता है और लागत कम होने से लाभ में वृद्धि होती है। आगे देखते हैं मजदूरी में वृद्धि। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ती है, परिणाम स्वरूप उनको अधिक मजदूरी मिल पाना संभव होता है। देखिए, उत्पादकता बढ़ती है मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए श्रमिकों को यहाँ पर ट्रेनिंग में भेजा जाता है, ठीक है ना। ट्रेनिंग में भेजने से क्या होता है, उनकी बहुत ज़्यादा कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, मतलब वो नए तरीके से सोच सकते हैं, नए मशीनों का उपयोग करना जानते हैं। सो वो फिर मशीनरी का यूज़ करके उत्पादन कार्य में मदद कर सकते हैं। उत्पादन कार्य में मदद करेंगे तो क्या होगा, उत्पादन अधिक होगा, और उत्पादन अधिक होने लाभ अधिक, और लाभ अधिक करने से उनको मजदूरी ज़्यादा दी जा सकती है ना। सो इससे क्या होता है, उनको अधिक मजदूरी मिल पाती है। आगे है मूल्यों में कमी। देखो, श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण वस्तुओं की लागत में कमी आती है, जिससे वस्तुओं के मूल्यों में कमी हो जाती है कि नहीं। देखो, श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण मतलब देखो, कम समय में अगर आप ज़्यादा सामान को उत्पादन करोगे तो क्या होगा, ज़्यादातर लोग आप ही को किसी चीज़ के उत्पादन का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ठीक है ना। उससे क्या होता है, वस्तु की जो लागत होती है उसमें कमी हो जाती है। मतलब आप ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदोगे, ज़्यादा कच्चा माल खरीदोगे तो क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद रहे हो, इसलिए आपको कम से कम कीमत में मिलेगा, है कि नहीं। जो हमारे पास रॉ मटेरियल वगैरह सब चीज़ बहुत कम कीमत में मिल रहा है, तो इससे क्या होता है, हमारे लागत में कमी हो जाती है, और लागत में कमी होती है तो क्या होता है, हम किसी वस्तु को कम से कम मूल्य में बेच सकते हैं। देखो, व्यापार का मुख्य तरीका क्या होता है, कम कीमत में ज़्यादा वस्तु बेचना, ठीक है, ये मुख्य तरीका होता है। इसी से अच्छा व्यापार किया जा सकता है। देखिए, पार्ले जी का उदाहरण ले सकते हो। पार्ले जी का छोटा पैकेट 5 रुपये में आता है ना, और उसको खाने से पेट भी एटलीस्ट थोड़ा सा भर ही जाता है। सो हर घर में पार्ले जी रहता ही है। वही 5 रुपये में उतना बड़ा पैकेट का बिस्किट को दूसरा वाला उतना नहीं आता है ना। तो वही पार्ले जी के उदाहरण से आप समझ सकते हैं। छठवा, जीवन स्तर में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध के फलस्वरूप एक तरफ वस्तुओं के मूल्य में कमी होती है, दूसरी तरफ श्रमिकों तथा उद्योगपतियों की आय में वृद्धि होती है। अतः लोग अधिक वस्तुओं का उपयोग कर पाते हैं और जिससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है, ठीक है नहीं। तो देखो, वैज्ञानिक प्रबंध में क्या होता है, वस्तु के मूल्यों में कमी होती रहती है, और वस्तु के मूल्य में कमी होगी तो नॉर्मल सी बात है, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो मजदूरी और उद्योगपतियों की आय भी ज़्यादा हो जाती है ना। इससे अधिक से अधिक लोग वस्तु को उपयोग कर पाते हैं, और मतलब अधिक से अधिक वस्तुओं को उपभोग कर पाते हैं, इससे उनका जीवन स्तर में वृद्धि होती है। जैसे कोई पहले साइकिल में आ रहा है ना, जिस फैक्ट्री में किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है वो पहले साइकिल में घूम रहा है, तो वहाँ पर उसकी मजदूरी बढ़ेगी, तो वो क्या करेगा, अब उसके बाद वो बाइक खरीदेगा। तो बाइक, साइकिल से बाइक में आया मतलब उसकी जीवन स्तर में वृद्धि हुई तभी तो आया है कि नहीं। वो अपने जो बेसिक जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने के बाद ही इस प्रकार से कार्य करते हैं, है कि नहीं। सो
अगर उनकी आय के साधन अच्छे होंगे तो क्या होंगे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, पहनावा, रहन सहन, रहने का तरीका, घर की स्थिति, ये सब चीज़ बहुत चेंज हो जाते हैं, है ना। आगे देखते हैं निर्यातों में वृद्धि। निर्यातों में वृद्धि में वस्तु के मूल्य में कमी होने से भारतीय माल विदेशों में सस्ता पड़ने लगता है, जिससे निर्यातों में वृद्धि होना संभव होता है। देखिए, भले ही $1 के बराबर करीबन 60 या 70 रुपये है कि नहीं। सो हमारा पैसा अमेरिका वालों के लिए तो सस्ता ही है ना, ये मान सकते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे जो देश है जहाँ पर $1 की तुलना में वहाँ के जो करेंसी है उसका कीमत बहुत कम है कि नहीं। सो वहाँ पर हम लोग निर्यात में वृद्धि करने के लिए वहाँ पर अपने सामान बेच सकते हैं, है ना। और वस्तु की कीमत कम होगी तभी तो वो खरीद पाएंगे। साथ साथ सभी देशों के लिए ये नियम है, वैसे कोई परेशानी नहीं। सो वस्तु के मूल्य में कमी होने से भारतीय माल विदेशों में सस्ता पड़ने लगता है, जिससे निर्यातों में वृद्धि होना संभव हो पाता है कि नहीं। क्योंकि अगर वस्तु का मूल्य कम होगा तभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहेंगे, मतलब आयात करना चाहेंगे। और आयात का विपरीत क्या है, निर्यात। तो हम लोग तभी तो निर्यात कर पाएंगे, है ना। अगला देखते हैं रोजगार के अवसरों में वृद्धि। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंधन के कारण माल की लागतों में कमी होने से देश में वस्तुओं की बिक्री तथा विदेशों को निर्यात में वृद्धि हो जाती है। अर्थात माल की मांग बढ़ती है, जिससे नए कारखानों की स्थापना होती है और रोजगार बढ़ता है कि नहीं। सो देखो, रोजगार में वृद्धि होती है मतलब देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन के कारण माल की लागतों में कमी होती है। मतलब अच्छे से प्रबंध करने से क्या होता है, माल की लागत में कमी हो जाती है कि नहीं। कम से कम लागत में अधिक से अधिक माल का क्या होता है, उत्पादन हो पाता है ना। इससे क्या होता है, लागत तो कमी होती है और साथ ही साथ उसका बिक्री बहुत बढ़ जाता है ना। जब बिक्री बढ़ेगी और विदेशों में निर्यात में वृद्धि होगी तो क्या होगा, हमको ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। और ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या करेंगे, हम ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करेंगे, मतलब उनकी नियुक्ति करेंगे। ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। चलो आगे देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन की हानियाँ या विरोध। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन से औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि तो होती है, मजदूर के कार्यभार एवं थकान में कमी और पारिश्रमिक में वृद्धि होती है तथा मालिक या प्रबंधकों को अधिक लाभ प्राप्त होने लगता है। फिर भी इस टेलरवाद अर्थात वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रति मालिक एवं मजदूर दोनों ही उदासीन दिखाई देते हैं। आखिर क्यों? इस प्रश्न का जवाब मालिकों व मजदूरों द्वारा उठाई गई है, निम्न आपत्तियों में मिल जाता है। देखिए, मालिकों की क्या आपत्तियां हैं। मालिक या प्रबंधक वैज्ञानिक प्रबंधन के विरोध में 3 प्रमुख आपत्तियां उठाते हैं। पहला व्यय साध्य होना, दूसरा आकस्मिक परिवर्तन और तीसरा मंदी काल में बोझ। देखिए, व्यय साध्य होना क्या हो सकता है। मालिकों का विचार है कि वैज्ञानिक प्रबंधन की प्रणाली बहुत ही व्यय साध्य है, क्योंकि इसमें व्यय साध्य मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा व्यय है, मतलब खर्चीली प्रणाली है। क्योंकि इसमें समय एवं गति अध्ययन, मशीन, औजारों आदि का प्रमापीकरण तथा नियोजन विभाग की स्थापना करना पड़ता है। इसमें बहुत ज़्यादा व्यय होता है तथा कारखानों में ऊपरी व्यय में अनावश्यक वृद्धि भी हो जाती है, ठीक है। अतः अधिकांश मालिक लोग इस पर होने वाले जो खर्च को देखकर इनके प्रति उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी मालिक ज़्यादा से ज़्यादा खर्च थोड़ी करना चाहेगा, मतलब कम खर्च में उसका काम हो सके, इस पर ध्यान देते हैं। अगला है आकस्मिक परिवर्तन। देखो, आकस्मिक परिवर्तन क्या होता है। मालिकों की आपत्ति इस आधार पर भी है कि वैज्ञानिक प्रबंधन में एक चालू व्यवसाय में बहुत सारे आकस्मिक परिवर्तन करने पड़ते हैं, जो व्यवसाय की वर्तमान
व्यवस्था को ही नष्ट कर डालते हैं। आज जब एक उद्योगपति अपने वर्तमान व्यवसाय से परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत ही लाभ कमा रहा है तो वह एकदम भारी परिवर्तन को अवश्य नापसंद करेगा, चाहे उसका दीर्घकालीन लाभ कितना भी क्यों ना हो, ठीक है ना। देखिए अभी के समय में क्या होता है, बहुत सारे आकस्मिक परिवर्तन करने पड़ते हैं, है ना, और वैज्ञानिक प्रबंधन तो ये सब करने ही पड़ते हैं, क्योंकि मतलब स्थिति के अनुसार परंपरागत जो रीति रिवाज है उनको बदलना पड़ता है। तो आकस्मिक परिवर्तन से हर किसी को परेशानी हो जाती है, मतलब किसी को नए चीज़ का रूल्स रेगुलेशन पता नहीं होता, तो उन्हें बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है। अगला है मतलब किसी भी निर्देश की जो स्थिति है वह निर्धारित नहीं हो पाती, मतलब सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता कि परिवर्तन है किस चीज़ का। तीसरा मंदीकाल में बोझ। एक मंदीकाल में बोझ मतलब नियोजन विभाग की स्थापना से फोरमैन और लिपिकों की संख्या में वृद्धि करनी होती है, जिनकी स्थायी नियुक्ति मंदीकाल में मालिक के लिए एक स्थायी बोझ बन जाती है, यद्यपि मालिकों के उपयुक्त का ठीक है। सो देखिए नियोजन विभाग में क्या करना पड़ता है, फोरमैन और लिपिकों की नियुक्ति करनी पड़ती है ना। इससे क्या होता है, ये तो फोरमैन और लिपिक है, ये तो उत्पादन में कार्य नहीं करते हैं, ये ऑफिस को संभालते हैं, है कि नहीं, और फोरमैन आई थिंक सुपरवाइज करते हैं। तो इनकी जो स्थायी नियुक्ति है वो क्या होता है, मंदी काल में परेशानी हो जाती है मालिक के लिए, क्योंकि मंदी काल में वैसे ही उत्पादन कम होता है और इनको सैलरी देना ही रहता है ना। उत्पादन कम रहता है, साथ ही साथ क्या होता है कि नहीं उनको सैलरी देना ही रहता है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं, श्रमिकों की आपत्तियाँ। श्रमिकों के लिए क्या है, अलोकतांत्रिक। अलोकतांत्रिक मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत श्रमिकों को मानव नहीं बल्कि मशीन समझा जाता है, और जिसके शरीर के अंगों को शारीरिक अंगों के चलाने फिराने पर भी प्रबंधकों का नियंत्रण होता है। इससे श्रमिक का कार्य के प्रति सम्मोहन कम होता है और उसका व्यक्तित्व लगभग नष्ट प्राय हो जाता है। देखिए इसमें शारीरिक जो उनके अंग हैं उनको प्रबंधकों का नियंत्रण रहता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति 8 घंटा काम नहीं कर सकता, 5 घंटा कर सकता है, तो भी उसको 8 घंटा करना ही रहता है, और मालिक के हिसाब से ही ब्रेक ले सकता है, मतलब उसी के हिसाब से रुक सकता है कि इतने मिनट में रुकना है, इतने मिनट में ये करना है। तो इस बीच में अगर उसको किसी चीज़ की असुविधा हुई तो वो जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है ना। सो ये सब परेशानी हो जाती है। अगला है कार्यभार में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कार्य का प्रमापीकरण एक ढकोसला है, ये माना जाता है। इसके द्वारा मजदूर पर कार्यभार अधिक बढ़ जाता है उल्टा। सो देखो प्रमापीकरण के चक्कर में इतने सारे मतलब बेफालतू के काम भी करवा दिए जाते हैं कि उनके कार्य पे जबरदस्ती भार आ जाता है, मतलब उनको ऑलरेडी बहुत सारे कार्य रहते हैं लेकिन ये कार्य भी करने पड़ जाते हैं। तीसरा शोषण को प्रोत्साहन। यद्यपि इस प्रबंध प्रणाली में मजदूरी देने की प्रेरणात्मक पद्धति अपनाई जाती, परंतु उन सब का उद्देश्य मजदूर से अधिक काम लेना है, और जितना काम वह अधिक करता है उसका अनुपात में उसे लाभ का भाग प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार यह पद्धति मजदूर के शोषण को प्रोत्साहित करती है। सो देखिए मजदूर पर बहुत ज़्यादा कार्यभार यहाँ पे प्रेरणात्मक पद्धति अपनाई जाती है, और प्रेरणात्मक पद्धति के चक्कर में इतना ज़्यादा काम करवा दिया जाता है कि वो अपने शारीरिक क्षमता से भी अधिक कार्य करता है इससे, परंतु उसको उसका लाभ उतना तो मिलता नहीं है ना। तो ये शोषण हो जाता है यहाँ पे। अगला है बेरोजगारी का भय। बेरोजगारी का भय क्या होता है, यहाँ पे प्रमापित कार्य का ऊंचा निर्धारण होता है, प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली होती है, और उत्पादन में किसी भी तरीके से वृद्धि करना चाहता है। तो
तो बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं और अंत में श्रमिकों के हितों का चोट पहुंचाते हैं। ठीक है नहीं, मतलब लोगों को ये भय दिया जाता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर आप इतना उत्पादन नहीं करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, बेरोजगारी का भय होता है। अगला श्रम संघों के विकास में सहायक। देखिए इसमें सर्वाधिक विरोध श्रम संघों के नेतृत्व द्वारा किया जाता है, क्योंकि श्रम संघ आंदोलन को मंद करता है। जब वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों को अधिक मजदूरी तथा कार्य करने की उत्तम दशाएं उपलब्ध हो जाती हैं, तो वे सामूहिक सौदेबाजी के आधार पर मजदूरी बढ़वाने के लिए श्रम संघों पर आश्रित नहीं रहते हैं। इस प्रकार श्रम संघों का विकास अवरुद्ध होता है। ठीक है ना, क्योंकि जब अधिक काम करेगा तो उसको अधिक मजदूरी मिलेगी, तो वो श्रम संघों के पीछे क्यों जाएगा, वो अधिक काम करके अधिक मजदूरी ले लेगा, है कि नहीं। ओके, कोई हड़ताल भी नहीं करेगा। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। चलो।